हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिहार एसआई दरोगा का जो पेपर हुआ है 2026 का 18 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है उस पेपर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों के एनालिसिस आपके सामने करेंगे और आगे आने वाले एग्जामों के अंदर जो इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम आपसे बातें करेंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब एमबीटी बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये पहला प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद का शपथ कौन दिलाता है। बेसिकली अगर आपने ये बेसिकली जो है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको पता होगा, अगर केंद्र सरकार की अगर आप बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। वैसे ही अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, जिसे मुख्यमंत्री आप कहते हैं, उसे राज्यपाल ये शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, राज्यपाल इसका सही आंसर है। बेसिकली ये जो शपथ का अनुच्छेद है ना वो 164 में संविधान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और अगर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 155 के तहत है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति, ना कि विधान परिषद के प्रति। ठीक है, तो आपको बेसिक ये डिफरेंस भी याद रखना है कि विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। थोड़ा हम लोग तेज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत में आयोजित सेपक टकरा 2025 विश्व कप किस शहर में हुआ। तो इसका लिए जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पटना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर है वो है पटना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए, ये बेसिकली एक करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है कि करंट से रिलेटेड भी कुछ अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। अब आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो है कि अधिवेशन बेसिकली दिसंबर के मंथ में हर एक साल 1885 से लेके ये 1947 और उसके बाद भी होता रहा है, लेकिन इस समय तक लगातार हुआ है। और यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न बनते हैं, आधुनिक भारत से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें महात्मा गांधी से संबंधित है कि किस अधिवेशन से। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि आईएनसी का एक ही जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो बेसिकली 1924 का बेलगांव सेशन था। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख गया, 1924 का बेलगांव सेशन। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आपको अगर 21 जनवरी का अगर पेपर लिखने जा रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि 1985 यो ह्यूम कौन था और पहले जो सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और भी कुछ फेमस सेशन जैसे 1929, 1931 है ना, इन सबको भी आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है कि हिंद महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है। हिंद महासागर के पूरब में कौन महाद्वीप स्थित है। ठीक है, तो आपको बेसिक पता है कि ये भारत का मैप है और भारत के अंदर यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये आपको अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा, अर्थात बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये आपको हिंद महासागर का ये लोकेशन देखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता है कि अगर आप महाद्वीपों की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, और ये अफ्रीका होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एशिया देखने को मिलता है, इसी में अपना प्यारा भारत है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका देखने को मिलता है। और ये जो रीजन है ये बेसिकली ये है हिंद महासागर का रीजन। तो इसके पूरब में जो महाद्वीप है वो कौन सा है, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, जैसे आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये देखिए, प्रश्न है कि नेपाल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल की अगर लोकेशन आप अगर देखें तो बेसिकली ये भारत का जो मैप है ना, अगर आप भारत के मैप को देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो है कि आपको ये वाला जो लोकेशन, ये वाला जो एरिया दिखता है ये नेपाल का एरिया दिखता है। यहाँ पे आपको पहले से पता है कि बिहार है ना, उसके अलावा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इधर आपको उत्तराखंड वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है इन ऑप्शन में, तो आपको वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, राजस्थान है और पंजाब है।
तो आप बताइए इसका सही आंसर वेस्ट बंगाल होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ भारत में लोकेशन देखिए तो इधर वेस्ट बंगाल ऐसे की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे चिकन नेक वगैरह देखने को मिलता है एरिया। फिर इसके बाद से यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, आपको पता ही होगा कि 7 सिस्टर का 1 ब्रदर किस स्टेट को कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल और ये आपको नेपाल देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खैर आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है कि नेपाल से सटे हुए राज्यों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करें। यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे दिख रहा है कि इसमें कुछ आपको हिंदी में ये लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो प्रश्न है कि बहुत कम लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये आपको दिख रहा होगा कि वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्ट द ट्रूथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा। प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। अब इसका जो ये बेसिकली करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीआईसी का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आरटीआई एक्ट, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के भी बारे में पता होना चाहिए, तो जो 2005 के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये बड़ी फेमस एक्ट है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 2 दिसंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हीरालाल समरिया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है। अब आपको बेसिक बात पता है कि जो भारत में 42वां संविधान संशोधन रहा है उसको हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उसके अंदर आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। उसमें जो है कि 3 जो है कि प्रस्तावना के अंदर बेसिकली जिसे हम उस उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल, उसके अंदर 3 वर्ड आपको देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वो 3 वर्ड कौन कौन है। एक तो यहाँ पर सेकुलर है ही है, तो 2 कौन कौन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 यानी 1976 में जो हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय सेकुलर शब्द जो है कि प्रस्तावना में आपको जोड़ा गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न जो है वो चुआर विद्रोह से संबंध में है कि चुआर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि चुआर विद्रोह जो है कि बंगाल के क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में ये किया गया था, ठीक है। तो ये एक आदिवासी विद्रोह था बेसिकली, ठीक है। और ये भूमि व्यवस्था और कर को लेके ये विद्रोह हुआ था। आपको बताना है कि ये कब प्रारंभ हुआ, अर्थात उसका डेट क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप चलिए बताइए, सोच लीजिए अपने मन में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1771। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ये 3 कथन दिए गए हैं। हालांकि बिहार दरोगा के अंदर ये एक ट्रेंड देखने को अब मिल रहा है, ठीक है। एक नई ट्रेंड है बेसिकली, आप इसे कह सकते हैं। आप देखिए कि बिहार दरोगा में 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इसमें भी स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आने लगे हैं, अर्थात आगे के एग्जाम के लिए आपको और अच्छे से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है ना। जो बेसिकली यूपीएससी बीपीएससी के जो बेस पे होता है, जिसमें स्टेटमेंट आते हैं। हालांकि यूपीएससी तो काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन हाँ बीपीएससी के लेवल पे आप कह सकते हैं। देखिए प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रीट जारी कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा सेकंड कह रहा है कि उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, मौलिक अधिकारों एवं कानून एवं अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रीट जारी कर सकता है। अब देखिए ये जो है कि बिल्कुल सही बात है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो केवल जो है कि फंडामेंटल राइट के लिए जो है कि रीट जारी करता है। आपको पता ही होगा रीट, है ना। रीट जो 5 प्रकार के होते हैं, है ना, इसे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो आपको अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिलता है। एक और फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, अंबेडकर जी ने 32 को लेके क्या कहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। और हाईकोर्ट जो है ना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ा नजर आएगा, या उसका अधिकार, क्षेत्राधिकार बड़ा नजर आएगा। ये 226 के अंदर है कि वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ और भी कानूनों के लिए रीट जारी कर सकता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 17 जनवरी 1950 को हुआ था। अब ये जो है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब को सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने का निर्णय किस देश ने लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी करंट अफेयर का एक न्यूज़ है, बड़ी फेमस है ना, डिजिटल सेफ्टी लॉ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया तो बैन किया ही, उसके साथ साथ यूट्यूब को भी बैन किया है। तो ये कंट्रोवर्सी भी बनती है थोड़ी बहुत भी,
है ना, या सोशल डिजिटल सेफ्टी लॉ से संबंधित आपको एक कदम और सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी आप कहते हैं, के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है? अब आप बेसिकली इस भारतीय संविधान का भाग अगर आप कितना देखें, 5 देखें, तो उसमें आपको सीएजी से संबंधित आपको कुछ आर्टिकल देखने को मिलता है जो 148 से शुरू होकर 149, 150 एंड 151 तक जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें 148 लिखा है, यानी कि यही हमारा जो है कि सही हो जाएगा सीएजी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और भी सीएजी से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए था। स्टेट के संदर्भ में भी आपको याद रखना चाहिए कि वो राज्यपाल को सौंपता है। आइए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? कोई डाउट ही नहीं इस प्रश्न में। आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर नीतीश कुमार होगा। ठीक है, जो बिहार में इतने बार जो है कि मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? आपको पता होगा एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी आपको पता होगा इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के हम जनक के रूप में जानते हैं, बेसिकली जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन आप कहते हैं। ठीक है, अब बताइए किन क्षेत्रों में ये, भारत के किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये फला फूला है? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न कह रहा है कि कोलंबिया की राजधानी क्या है? आपको पता ही है दुनिया के अनेक देशों की राजधानियाँ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई बड़े एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न तो नहीं देखने को मिलते। ठीक है, पर कोलंबिया की राजधानी क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोलंबिया, कोलंबिया आते ही पहले आपको तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोलंबिया 7 कॉन्टिनेंट के किस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको साउथ अमेरिका, जिसे दक्षिण अमेरिका हिंदी में कहते हैं, वहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, बोगोटा याद रखना है, ऑप्शन बी जो है कि बोगोटा इसका कैपिटल है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो है कि वेनेजुला का काराकास, पेरू का लीमा और चिली का सेंटियागो। ठीक है, तो फर्दर जो 21 को एग्जाम होने वाला है उसके लिए फैक्ट याद रखें, कहीं ये भी पूछ ले आपसे। ठीक है, वेनेजुला अभी काफ़ी न्यूज में है, काराकास आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है ये आपके सामने कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? अब अगर आप भारत का प्राचीन इतिहास देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी का प्रश्न है कि किस वंश के बाद से कौन सा वंश आया है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मौर्य वंश के बाद से आपको शुंग वंश देखने को मिलेगा। पुष्यमित्र शुंग, क्या याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग जो है कि इसके स्थापक रहे हैं। ठीक है, अग्निमित्र भी आपको देखने को मिलते हैं इनके पुत्र के रूप में। तो ये सभी बातें तो आप मौर्य वंश के बाद पता है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद से कन्नौ आते हैं, और कन्नौ के बाद से आपको कुषाण देखने को मिलते हैं। तो ये एक क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी चाहिए। इस बार तो आंसर आपको डी मिल गया, शुंग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, आगे के लिए क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कुछ। अगला प्रश्न, जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनधन योजना, ठीक है, जनधन अकाउंट खाते खोले जा रहे थे। तो ये भी करेंट अफेयर से उस समय प्रश्न होना चाहिए, लेकिन अभी तो ये प्रश्न आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनधन योजना कब प्रारंभ की गई आपको याद रखना है, 2014। ठीक है, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ठीक है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट था, है ना, और जैम ट्रिनिटी, जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल। तो अगर जैम ट्रिनिटी वर्ड पूछ ले किससे संबंधित है, तो जनधन योजना से संबंधित है। तो आपको ये भी बातें क्या करनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? ये बेसिकली एक करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न हो गया। तो इसमें जो है कि आपको सही आंसर होगा भारत करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ठीक है, तो आपको भारत के विभिन्न दर्रे के नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में आप पासेस कहते हैं। ठीक है, तो और उससे बने हुए कुछ सुरंगों के भी नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अगर जवाहर सुरंग की बात कर रहा तो ये बनिहाल से, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बनिहाल दर्रा जो है कि कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा और भी दर्रे हैं, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ लेना चाहिए। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? एनसीईआरटी में लिखी हुई ये सीधी सीधी बातें हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी है तो इस प्रश्न का आंसर आप दे देंगे, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए इन्होंने ही आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना था। आप तिनकठिया के बारे में भी पढ़ ले सकते हैं कि जिसमें 20 कट्ठा पे
है ना। 20 कट्ठा पे 3 कट्ठे की लैंड पे आपको नील की खेती कराई जाती थी, वो भी ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये इसको 3 कट्ठिया प्रथा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न ये है कि पोटेशियम क्लोरेट, है ना, कि अपघटन में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो प्रक्रिया में भाग लिए बिना भी प्रक्रिया के दर को जो है कि बढ़ा देता है। तो कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर बी इसके लिए जो होगा हमारा। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि विजयनगर साम्राज्य के वंश और राजा की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो कि एक आपको दक्षिण भारत का ये एक आपको साम्राज्य जो कि हिंदू साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई करते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से बाहर निकल के। तो चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न देखते हैं। इसमें विकल्प है कि एक संगम, आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर आपको 4 वंश फेमस देखने को मिलते हैं, एक संगम, सालुआ, तुलुआ और आर्बिडो, ठीक है। और इनके कुछ फेमस राजा भी हैं, ठीक है। सबसे इसमें फेमस जो है कि तुलुआ है। इसका करेक्ट आंसर भी तुलुआ से ही होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। तुलुआ का कृष्णदेव राय, ठीक है, केडीआर बड़ी फेमस है, गुंडा से संबंधित कुछ ऐसा है नहीं। तो ठीक है, तो संगम से हरिहर द्वितीय सही है, सालुआ से तिम्मा, आरबीडू से तिरुमल सही है तीनों। पर ये तुलुआ से जो है कि आपको कृष्ण देवराय वगैरह देखने को मिलेंगे, गुंडा नाम का कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, तुलुआ वंश गुंडा, ये इसका जो है कि सुमेलित नहीं है सही से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, जिसमें यह है कि 1920 से 1935 के बीच, ठीक है, आप ध्यान रखिए टाइम पीरियड को, स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है ये आपको बताने हैं, ठीक है। 1900 से लेके 1935 के बीच बिहार और बंगाल में असहयोग आंदोलन की प्रभावशीलता किसानों की भागीदारी के कारण थी। बिल्कुल ठीक बात है, गांधी ने अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से जो है कि किसानों को भी एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया था, और बिहार बंगाल में ये जो है कि असहयोग आंदोलन की प्रभावशीलता का जो है कि किसानों की भागीदारी से ये मजबूती प्रदान हुआ था इसको, ठीक है। उसके अलावा कथन सेकंड कह रहा है कि बिहार में किसानों को किसान सभा के बैनर तले नीलहों प्लांटर्स के विरुद्ध संगठित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। बंगाल के मिदनापुर में महिष्या किसानों ने वीरेंद्र नाथ सासमल के नेतृत्व में यूनियन बोर्ड के करों के विरुद्ध आंदोलन किया। ये भी ठीक बात है, ऑप्शन ए इसका हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमने विश्लेषण दे दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए स्क्रीन रोक के। चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा होगा, प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य अंतर क्या है। इस नंबर को ऐसे काट के चलिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि कोशिकाओं को सेल डिवीजन पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आधार पे हम लोग डिवाइड करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने ये दिख रहा होगा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें वास्तविक नाभिक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। तो इसके लिए सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्परगुलस नाइजर के द्वारा जो है कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ओके, सुमेलित हमें नहीं बताना है। ये सब जो वर्ड होते हैं इनको पहले आप मार्क कर लीजिए ताकि आपका गलती होने का चांस कम से कम हो जाए। ओके, लुसाई विद्रोह असम है, हेराका आंदोलन जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, कोल विद्रोह झारखंड और रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र कह रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कि हेरक्का आंदोलन जो है कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो हेरक्का आंदोलन है ना मुख्यतः ये नागालैंड और असम क्षेत्र में हुआ था, ना कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह झारखंड से संबंधित है, ठीक है। रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र और लुसाई असम और मिजोरम के क्षेत्र में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। पर हेरक्का जो है वेस्ट बंगाल नहीं, ये भी जो है कि नागालैंड और असम के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपका जो है कि वो है ये, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। ओके, अब आपको पंचवर्षीय योजना से और भी इसमें एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूस के मॉडल से हमने शुरुआत किया था, ठीक है, जिसमें हमने योजना आयोग बनाया था। आज योजना आयोग जो है कि आपको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ठीक है, पंचवर्षीय योजना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1965 में हुई
और डैश पंचवर्षीय योजना 1961-66 के बीच थी। तो आपको बेसिकली बताना है 1961-66 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसके बीच थी 1961 से 66 के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरी हो जाएगा। आइए, आपको जैसे अभी हरित क्रांति से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया था जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपने देखा था। गेहूं और चावल की उपज में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी दिखी गई थी हरित क्रांति की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा ऐसे। प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं को उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से मिलान कीजिए। अब कुछ संवैधानिक विशेषताएं दी गई हैं और उनके कुछ लोकतांत्रिक मूल्य दिए गए हैं, आपको उनसे मिलान करना है। अब आपको यहाँ पर 4 दिख रहे होंगे: मौलिक कर्तव्य, समान मतदान अधिकार, स्थानीय स्वशासन और धार्मिक स्वतंत्रता। और स्तंभ बी में लिखा है स्तंभ बी में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है व्यक्ति के प्रति सम्मान, नागरिकों की मान्यता, और चौथा कह रहा है सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। तो सॉरी, जमीनी, कुछ अंतर नहीं है, जमीनी लिखा गया है, तो जमीनी लोकतंत्र की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये उसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कि इसमें जो है कि मौलिक कर्तव्य जो है कि व्यक्ति के प्रति सम्मान की बात करता है, ठीक है। जो समान मतदान अधिकार है ये सार्वभौमिक मताधिकार है, ठीक है, यूनिवर्सल है, सभी लोग वोट करते हैं जो कि 18 से एज के ऊपर होते हैं। उसके अलावा स्थानीय जो स्वशासन है वो जमीनी लोकतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र की शुरुआती पीढ़ी है, मतलब जो शुरुआती जो नीचे रहते हैं उनको भी अधिकार मिलता है लोकतंत्र में वोट डालने का, ठीक है। और धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों की मान्यता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हैगा कि भारत का वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है कि इसका पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो है कि स्थापित किया गया है। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारा कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तो बेकिंग पाउडर में आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसका मिश्रण होता है। तो आप यहाँ देखिए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि बेकिंग सोडा है और हल्का खाद्य अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल को ही अन्य हल्का खाद्य अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिकली केक फुलाने में मदद करता है। उसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का Na2CO3 का जो है कि सोडियम कार्बोनेट किसका नाम होता है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। खिलजी वंश का समयकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब खिलजी वंश का समयकाल पूछा जा रहा है। आपको पता है कि ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत में कई सारे ऐसे वंश आपको, जैसे कि ममलूक वंश आपको सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसे आप गुलाम वंश भी कहते हैं। उसके बाद से आपको जो है कि आपको अन्य वंश भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। आपसे खिलजी वंश का समय काल पूछा जा रहा है कि इसमें से खिलजी वंश का समय काल कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1290 से 1320 के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फेमस राजाओं की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस रहा है, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है, के रूप में पुनः निर्वाचित किसे किया गया है? आपको पता होगा कि ये जो है कि ओम बिरला जी हैं। आप मुझे बताइए कि ओम बिरला जी कहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं, इनकी लोकसभा की सीट कौन कौन सी है, ठीक है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यह है कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये जो है कि लिया है, ठीक है। तो वैसे भारतीय संविधान को में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने दूसरे संविधानों से, दूसरे देशों के संविधानों से लिया है। तो ये भी प्रश्न बार बार किसी और भी एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आप इसे तैयार करके जाइएगा। और भी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, ये भी हमने USA से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने क्या लिया है। तो इस टाइप से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इनका ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि ब्लैक डेथ किस रोग का दूसरा नाम है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता है। इसे बुबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ कहते हैं, अर्थात प्लेग से संबंधित है। आपको ये 14वीं शताब्दी में यूरोप में इससे लाखों लोगों को जान लिया था। तो ये बड़ी उस समय एक फेमस जो है कि रोग हुआ करता था। आ जाइए, अर्थशास्त्र की संपत्ति, वेल्थ की परिभाषा एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में दी? तो वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बेसिक प्रश्न है, आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा,
ठीक है, आपने इससे पहले भी कई बार अपने ये प्रश्न देखा होगा। तो एडम स्मिथ, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको ये एकदम फेमस प्रश्न है, आपको ध्यान होगा इसका आंसर कौटिल्य। कौटिल्य के का एक और नाम है विष्णुगुप्त, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें हम लोग चाणक्य के भी नाम से बुलाते हैं। ओके, तो इन्होंने है जो कि अर्थशास्त्र किताब लिखी है, जिसमें हम लोग राजनीति, प्रशासन और प्रणाली पर ये ग्रंथ है। आपको अर्थशास्त्र से लेके कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो है कि इकोनॉमिक्स की किताब है, ऐसा नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक्स के कुछ तथ्य हैं, पर ज़्यादातर राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित इसमें है। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, अर्थात मौर्य साम्राज्य के समय काल में ये आपको देखने को मिलते हैं। ओके, आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओके, हाँ, ये प्रश्न पूछ जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके पूर्व जो थे वो शशिकांत दास जी थे। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया? भारतीय छोड़ो आंदोलन, आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी, इसमें आपको 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको आधुनिक भारत के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत फेमस आंदोलन रहा है गांधी जी के संबंध में, ठीक है, जिसमें आपको एक असहयोग देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है कि आपको एक सविनय अवज्ञा देखने को मिलेगा, और एक ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। गांधी जी ने इसके लिए जो नारा है वो करो और मरो का दिया था। तो ये सब भी बातें आपको ध्यान रखना है। इससे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए। प्रश्न है कि गेहूं और जौ के अलावा हड़प्पा वासियों द्वारा व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? ओके, तो गेहूं और जौ तो लोग उगाते ही थे, उसके अलावा और कौन से फसल उगाते थे हड़प्पा वासी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है ये प्राचीन भारत से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कपास। वो लोग कपास उगाया करते थे, जिसे आप अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है? भारत में आपको पता है 3 प्रकार के जो है कि आपातकाल लगते हैं। एक को राष्ट्रीय आपात, और एक को राष्ट्रपति आपात, और एक को आप फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, यानी वित्तीय आपातकाल कहते हैं। एक जो है ये 352 अनुच्छेद के अंदर है, उसके अलावा 356 है, और एक जो है कि आपको 360 के अंदर देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में प्रथम नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है ये। तो ये पटना में हुआ था। आ जाइए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न है कि जरावा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये बेसिकली भूगोल से संबंधित ये प्रश्न है। आपको भारत के विभिन्न जनजातियों को जानना है, और उनके क्षेत्र जानना है, और उनके कुछ कल्चरल एस्पेक्ट को भी आपको समझना होता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपको पता है कि भारत का ये कि यूटीज है, अर्थात ये यूनियन टेरिटरी है, अर्थात ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में आपको पता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है? आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। चलिए ओके, शुरू करते हैं। अगला है कि दिसंबर 2025 में 8वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदकिशोर यादव। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 23 अगस्त 2023 को ये मनाया गया था। ठीक है, बेसिकली जो हमारा चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हमने किया, इसके उपलक्ष्य में ये हम लोग मनाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 23 अगस्त 2023। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए, तो इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है लॉर्ड इरविन।
आप ऐसे भारत में जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल देखते हैं, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखते हैं, फिर उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखते हैं, फिर उसके बाद से आपको वाइसरॉय ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। तो इन किन के समय में कौन कौन से काम हुए हैं, इस पे भी रिलेटेड आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है सविनय अवज्ञा से संबंधित, आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड गुड होप की जो खोज है वो बार्थोलोम्यू डायस ने की थी। ठीक है, हाँ। उसके अलावा चलिए, अगर ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की समुद्री खोज किसने किया था, तो वास्को डिगम्मा आपको याद रखना होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बार्थोलोम्यू डायस। अगला प्रश्न, भारतीय याई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? अब भारतीय याई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो कि गुजरात के अंदर आता है, वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि बिहार में बख्तियार खिलजी की समाधि कहाँ स्थित है? तो बख्तियार में बख्तियार खिलजी, आपको पता है ये एक फेमस नाम है। इसका नाम बेसिकली बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको डिमोलिश करने में आता है इसका नाम। ठीक है, तो कैमूर में स्थित है, इसकी समाधि कैमूर में स्थित है। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब आपको पता है कि भारत में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद से हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, जिसे आप वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, आपने देखा था कि अभी इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न था जहां पर हमने बताया था आपको कि 42वां संविधान संशोधन जो है कि 1976 में पास किया गया था। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। 3 वर्ड के भी बारे में भी बात हमसे हुई थी, जिसमें हमने आपसे बताया था कि प्रस्तावना में, ठीक है, ओके, 3 वर्ड जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, और एक और वर्ड था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भी इसी के माध्यम से जोड़ा गया था। आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य जो है कि किस समिति के कहने पर जोड़ा गया था, किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, वो सब भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप इन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में फसल चक्र नहीं है? ठीक है, भारत में फसल चक्र नहीं है, क्रॉपिंग सीजन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, तो खरीफ है, रबी है, जायद है, प्लांटेशन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भारत में कौन फसल चक्र के अंदर नहीं आता? तो फसल चक्र में प्लांटेशन नहीं आएगा, खरीफ आती है। इसकी सीजन क्या होती है? आप जनरली देखते हैं कि जून जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है। रबी भी आप देखिए कि नवंबर दिसंबर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च तक चला आता है। जायद भी ये 3 महीने के जो बीच के गैप होते हैं उसमें जैसे कि मार्च अप्रैल मई तक जाता है। प्लांटेशन जो है कि वो फसल चक्र नहीं है, ऐसा कोई क्रॉपिंग सीजन नहीं होता है। ठीक है, प्लांटेशन में आप बेसिकली चाय कॉफ़ी रबी का सब, चाय कॉफ़ी रबड़ वगैरह का आप प्लांटेशन करते हैं। तो ये बेसिक ये है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित का मिलान करना, आपको 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 39 है, 40 है, 51 ए है और 48 ए है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसमें आपको प्रश्न थोड़ा बहुत मिसिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, काम चलाइए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 39 जो है वो समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये, और 40 के लिए ग्राम पंचायतों का गठन, 51 के लिए मौलिक कर्तव्य है और 48 ए में पर्यावरण संरक्षण है। बेसिकली आंसर दे दिया है, यहाँ पर प्रश्न मिसिंग है। ओके, पर कोई बात नहीं, ये सही से सबका मैच है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक संघ, ठीक है, की एक सूची है और उसके अलावा सूची सेकंड में राजनीतिक दल है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी जो है कि केंद्रीय श्रमिक संघ राजनीतिक दल से सही मिलान करता है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें आपको सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, भारतीय मजदूर संघ है, अब तो ये तो पता ही होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। आपको ये बताना है कि कौन किस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, यानी सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हो जाएगा। भारतीय मजदूर संघ यदि पूछ ले, सॉरी, भारतीय मजदूर संघ पूछ ले, तो वो जो है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 जो है कि ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में ये है कि मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधे की वंशागति जानने के लिए किन लक्षणों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब इसमें है कि फूल का रंग, बीज का आकार, पौधे की ऊंचाई या उपयुक्त सभी। तो बेसिक तौर पे आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। फूल का रंग भी, बीजों का आकार भी और पौधे की ऊंचाई, और ऑप्शन में डी में उपयुक्त सभी। तो यानी यही सही होगा क्योंकि इन तीनों चीज़ों का जो है कि इस्तेमाल किया गया था मेंडल द्वारा। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर आप लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ये प्रश्न है कि भारत का 73वां संविधान संशोधन, बेसिक बात है, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। अधिनियम किससे संबंधित है? तो भाई पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। आपको पता है ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। और 74वां जो है वो शहरी निकाय से संबंधित है। तो इसके लिए बी जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाली संविधान संशोधन की कौन सा था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ? तो भाई ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, जो कि 1988 में आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये 21 वर्ष एज घटा के कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो सही बात है, काराकास। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया था कि ये प्रश्न आ गया आगे। तो ठीक है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की? तो बेसिक इसका जो प्रश्न का सही आंसर है वो है कि बिहार। बिहार जो राज्य है वो भारत का पहला राज्य बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया है। तो ऑप्शन बी हमारा इसके लिए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, है ना, ये बेसिकली स्ट्रेट की बात कर रहा है, किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर की बात कही जा रही है। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप को, ये मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न है बेसिकली। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में जब आप मैपिंग पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे स्ट्रेट पढ़ने होते हैं, जैसे कि पाक स्ट्रेट आप देखते हैं, है ना। उसके अलावा आप देखते हैं कि मलक्का देखते हैं, है ना। तो इस टाइप का पनामा देखते हैं। तो इस तरह से ये जिब्राल्टर जो है ये किन के बीच आपको है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो है कि भूमध्य सागर और आपको अटलांटिक महासागर में ये देखने को मिलेगा, उन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल जीवन मिशन को लागू करने का नोडल मंत्रालय जो है वो है जल शक्ति मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो 1498 सी इसका जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान का मसौदा तैयार किसने तैयार किया और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये डीपी धर का नाम आता है। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान के संदर्भ में। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए कि निम्न अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद हिंदी अनुवाद चुनिए। तो ही डिड नॉट एग्री विथ द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा कि वह समिति द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं था। डिड नॉट एग्री विथ डिसीजन। ओके, तो बेसिक ये आप 10 से संबंधित ये प्रश्न देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज अभी एक बेसिक प्रश्न है। ठीक है, C6H12O6, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ ले निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड है, ऑप्शन में ग्लूकोज हो तो वो आपको टिक करके आना है। ओके, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का प्राथमिक संस्थापक कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस भी आपको पता चल रहा होगा, रास बिहारी बोस भी पता चल रहा होगा, कैप्टन मोहन सिंह। ये 3 प्रश्नों में आप कंफ्यूज कर रहे होंगे 3 ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आपसे पूछे प्रारंभिक या प्राथमिक तो आपको याद रखना है कैप्टन मोहन सिंह। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी नेतृत्व संभाली थी, लेकिन इनसे भी जस्ट पहले रास बिहारी बोस। तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस अंत में, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट का भाई मिर्जा कमरान था? ठीक है, मिर्जा कमरान किसका
जो है कि भाई था। तो बेसिकली हुमायूं का ये भाई था जिसने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो ये एक बेसिक प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए, एक फैक्ट से संबंधित प्रश्न है ये। अगला है कि भारतीय महासागर की निम्न जल डमरू मध्यों को पूरब से पश्चिम के क्रम में आपको सजाना है। मतलब सबसे पूरब कौन होगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये चारों ऑप्शन में पूरब में सबसे कौन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो ऐसे करके आपको सजाना है। अब जैसे पाक है, होरमुज है, बाबल मंदेब है और मलक्का है। तो चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो मलक्का स्ट्रेट आपको देखने के लिए मिलता है ना, ये बेसिकली अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, तो अगर वर्ल्ड मैप को देखिए तो आप ये अपना प्यारा भारत है, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद से आपको ये देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, होरमुज की अगर हम बात करें तो ये आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर आप बाबर मंडेब को देखें तो ये जो है कि आपको रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन के अंदर देखने को मिलेगा। और पाक स्टेट तो आपको पता ही है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर इसके बाद कौन हो गया, तो पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको सबसे बाद में ये दिखा, फिर ये दिखा। आइए ऑप्शन में मैच करके देखते हैं। तो सबसे लास्ट उधर कौन दिखा ईस्ट में, तो आपको मलक्का, उसके बाद से पाक यानी ए। तो डी और ए एक ही ऑप्शन में है, ए में, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी। तो हमारा ए जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट। अगले में आ जाइए, अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी। तो ठीक है, आप ये एक बेसिक प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 61.8 रही है बिहार की कुल साक्षरता दर। आपसे अगली बार ये पूछ लिया जाए कि पुरुषों की कितनी थी और महिलाओं की कितनी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको भारत का पता होना चाहिए कि कितना है, और भारत में पुरुष का कितना है और फिर महिला का कितना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह, बिहार, जिन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आप पूछ ले कि बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जो कि शिवालिक हिमालय के अंदर आता है। बेसिकली आप जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को आप कई डिवीजन में से बांटते हैं, ठीक है। जिसमें आप इसको ग्रेट हिमालय, उसके बाद से मध्य हिमालय, फिर उसके बाद से शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का जो क्षेत्र है वो आपको बिहार के अंदर भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं जो कि आपको पश्चिम चंपारण के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बिहार में सबसे ये ऊंची चोटी हैं सब, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अंग्रेजी शब्द ट्रांसफर का हिंदी अर्थ क्या है। एक बेसिक प्रश्न है, स्थानांतरण, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोमंडल तटीय मैदान में प्रमुख डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये अपना भारत का एक मैप है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए तो इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये अपना ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के इस वाले तट को आप मालाबार कहते हैं, ठीक है। और इस वाले तट को, मतलब जो ईस्ट साइड में है, और ये तो वेस्ट साइड हो गया, तो इस साइड में जो तट है इसको आप कोरोमंडल कहते हैं। प्रश्न भी आपका कोरोमंडल से रिलेटेड है, मतलब इस तट से संबंधित है। किस प्रमुख नदी डेल्टा द्वारा बनाया गया है। तो आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है, अगर आप भारत के फिर से मैप ये थोड़ा बहुत देखें तो ये जो ब्रह्मपुत्र है वो इधर आ जाती है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नर्मदा की बात करें तो ये इधर फ्लो करती है। उसके अलावा यमुना की बात करें तो वो गंगा में आके मिल जाती है, यहाँ पे गिरती बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो आपका जो है कि गोदावरी ही एक ऑप्शन बचता है, अर्थात ये कोरोमंडल का जो होगा वो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी को जो कई सारे जो है कि उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, चाहे और भी कई देशों के साथ उनके अपने सर्वोच्च चीज़ें प्रदान की गई हैं, सम्मान प्रदान किया गया है। तो उसमें कई देश हैं, जैसे कि रूस के द्वारा पिछली बार प्रश्न आया कि रूस में क्या दिया है। उसके अलावा आप देखिए तो और भी देश जो जो चीज़ें दी हैं, यहाँ पर साइप्रस का द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मराकायोस थर्ड। ओके, अगले प्रश्न पे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण नहीं होता है।
ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कारण नहीं है, ये बताना है आपको, नहीं है। ओके, मार्क कीजिए इस वर्ड को। पहला है तारों का टिमटिमाना, सीधा इससे रिलेशन है। ये आप देखिए तो पिछले साल का प्रश्न में आपको ये जो दरोगा का पेपर है बिहार एसआई का, इसी के अंदर ही पिछले साल आपसे पूछा है कि तारों का टिमटिमाना क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। तो ये तो नहीं हो, ये तो कारण है भाई, कौन नहीं है बताना है। तो सूर्य का वास्तविक स्थिति का ऊंचा दिखना, सूर्योदय के पहले सूर्य का दिख जाना, सूर्य का अस्त होना, होते समय लाल दिखना। अब यहाँ पर आपको तुरंत आपको मार्क हो जाएगा कि ये तो एक बेसिक साइंस का प्रश्न है, जिसमें आपको सूर्य अस्त के समय अगर लाल दिखता है तो वो स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि डी नहीं है, बाकी ये तीनों है। तारों का टिमटिमाना, सूर्य का वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखना और सूर्योदय के से पहले सूर्य का दिख जाना, ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखना, ये है स्कैटरिंग। अगले प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, उसके अलावा नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा है कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर से ली गई है। ओके, तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो तीसरा तो सही है। ओके, और आपको यहाँ पर डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ये भी जो प्रश्न है वो, ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी एकदम करेक्ट है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और भी चीज़ें जैसे मौलिक अधिकार यूएसए से, संघीय ढांचा हमने कनाडा से लिया है, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द प्लान का हिंदी अर्थ क्या है। बेसिक बात है, योजना है भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये वो योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, दिल्ली को जो है कि राजधानी घोषित किया गया 1911 में। सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा की थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1911 में जो है कि दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अभी ये तो बेसिक एक प्रश्न है कि चंपारण नेतृत्व से महात्मा गांधी को आपको देखने को मिलता है। 1970 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न था कि कौन सा व्यक्ति आग्रह करके गांधी जी को लेकर आए थे चंपारण। चलिए, अगला जो है प्रश्न वो है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलने से पहले एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज एस्चुरी और व्हाट इज डेल्टा। ये दोनों अलग अलग टर्म है कि डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, तो अरब सागर में मिलने से पहले क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को देख के ये ऑप्शन इतने इजी हैं आपके सामने। गंगा तो भाई ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गोदावरी भी बंगाल के खाड़ी में है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा जो है कि अरब सागर में गिरती है, यही एस्चुरी भी बनाती है। तो ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो नर्मदा इसका सही आंसर है। मानसून के दौरान भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम की उपस्थिति का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। ठीक है, विकल्प में दिया है कि केवल पूर्वी जेट स्ट्रीम मौजूद होती है, उसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी दोनों जेट स्ट्रीम मौजूद होती हैं, और पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम गायब हो जाती है, केवल पश्चिमी जेट स्ट्रीम मौजूद होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में चली जाती है, इसके जगह उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है कि जगह ले लेती है, जो भारतीय मानसून को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है कि भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम की उपस्थिति का सही वर्णन करती है, बाकी पश्चिमी तो उत्तर में चली जाती है। ओके, जेट स्ट्रीम आपको पता होगा, भूमध्य सागर से आप एक फेमस जेट स्ट्रीम को आते हुए इंडिया में देखते हैं ठंडी के महीने में। ओके, अगला प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में विशेष रूप से केवल अवसादी चट्टान शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो है चूना पत्थर, बॉक्साइट और गैर पत्रित नॉन फोलिएटेड चट्टान। बी है कि गैर पत्रित चट्टानें ग्रेनाइट और सेल। सी है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल। डी है बलुआ पत्थर, बॉक्साइड और पत्रित फोलिएटेड चट्टान। अब इसका सही आंसर आपको जो है कि बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल। ठीक है,
जो कि विशेष रूप से केवल अवसादी चट्टानों शामिल होते हैं। तो बलुआ पत्थर में, चूना पत्थर में और सेल के अंदर आपको अवसादी चट्टाने को आप टाइप पढ़ते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो इन टॉपिक को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आ जाती है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में तो कैथरीन कोनोली को जो है कि आप 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है आयरलैंड में अक्टूबर 2025 के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब पेनिसिलिन बेसिकली एक जो है कि आपको एंटीबायोटिक देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि ये पहला एंटीबायोटिक है। इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बी जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कि बोस्निया में बिलीजिना ओपन में अपना अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने के लिए भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसको एलएम पर्थी AR, आपको ये प्रश्न का जवाब आपको याद रखना है, करंट अफेयर का ये प्रश्न है। चलिए अगला देखिए कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पेशावर, अमरावती, कनौज। अब मथुरा भी थी, पेशावर भी थी। पेशावर जिसे हम लोग पुरुषपुर भी कहते हैं, कनिष्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेशावर, क्योंकि ये इसका मुख्य राजधानी पुरुषपुर के नाम से था। दूसरी राजधानी आपको मथुरा देखने को मिलेगी, तो कनिष्क की राजधानी पेशावर, आप इसे टिक करिएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न कि आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे सही बताने हैं। पहला कथन कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति है, नहीं है। ठीक है, धन विधेयक का कोई लेना देना नहीं है राज्यसभा से, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। तो ये खत्म, यानी बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा पढ़ भी लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। तो 1 और 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 110 है धन विधेयक से संबंधित। ओके, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है और नहीं 14 दिनों से अधिक रोक सकती है। ये भी एक फैक्ट आपको 14 दिन वाला आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, ठीक है, बेसिकली आपको समुद्र के तटों पे ऐसे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इनका एक बंगाल टाइगर बड़ी फेमस है जो इसके अंदर रहता है। ओके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर होगा नहीं, राजस्थान होगा नहीं, तेलंगाना से लेना देना नहीं, आंध्र प्रदेश है ना, क्योंकि तटों के पास जो आंध्र प्रदेश का लोकेशन है वो भारतीय तट आपको ईस्टर्न जो घाट है उसके आसपास ऐसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का लोकेशन है ईस्टर्न घाट पे, तो यहाँ पर जो है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो बी जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंडक नदी जो है कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा से तो कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मपुत्रा आपको पता है मानसरोवर लेक के पास ऐसे चाइना में बहते हुए वहाँ पे यू टर्न लेके और फिर आंध्र प्रदेश से आसाम के बाद से आपको जो है कि बांग्लादेश, उसके बाद से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं। कावेरी तो आपको दक्षिण भारत में है। ठीक है, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये यमुनोत्री से निकल के गंगा में आपको जो है कि प्रयागराज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, गंडक जो है कि नेपाल से होकर आके गंगा में मिलती है। तो ये जो कि गंडक नदी जो है कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये जो बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, पूछ रहा है किस जिले के अंदर, तो आपको याद रखना है बस्तर जिला में है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे चलिए कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है किसकी बनी होती है? तो ये इसका आपको याद रखना है। इसका प्रश्न का जवाब ये होगा पेप्टिडोग्लाइकन का ये जो है कि बना होता है बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति। ठीक है, तो सेल से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आप 9th क्लास का NCERT का चैप्टर अगर आप पढ़ें जिसमें जीवन की आधारभूत जो है कि सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, तो उसके अंदर आपको ये सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप उस चैप्टर की अच्छी समझ बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन है ना, उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको इसके लिए जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा 17। 14 में, 15 में, 21 में क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, भाग 3 का पार्ट है। ठीक है, जिसमें 12 से लेके 35 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। बाकी सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपका नीति आयोग के संबंध में है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो बेसिक जो इसका जवाब है आपके सामने वो है 2015।
ठीक है। आपको पता है नीति आयोग को जो है कि योजना आयोग से रिप्लेस करके बनाया गया था, यानी पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग लेके आती थी उससे रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, तो 2015 कोई दिक्कत नहीं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलिए। तो नहीं, बस इतना ही प्रश्न है हम लोग के पास। ठीक है, तो बस, और इसके अलावा मैथ के कुछ प्रश्न रह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे जिसकी एनालिसिस हो सकता है तो अगले किसी वीडियो के अंदर हम डालें। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।